अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हम लोगों ने कैंसर का पढ़ा था कि उसकी इन्वेजन कैसे होती है, वो बनता कैसे है, वो स्प्रेड कैसे होता है। हमने ये सारी चीज़ें कल की कार्सिनोजेनेसिस का जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें सारी डिटेल्स हैं इसकी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है कि कैंसर के फीचर्स क्या होते हैं। और ये सिर्फ एक कैंसर के लिए नहीं है कि अगर बिनाइन होगा तो ये उसके लिए, सॉरी, कि अगर ये हमारे पास एब्डोमेन का है तो ये उसके लिए है, कैंसर का है तो उसके लिए सेपरेट होगा। ये जो फीचर्स होंगे ये सब में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे अब लिवर का है तो लिवर के लिए भी वही उसके फीचर्स होंगे, वही प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये जनरल पैथो में बड़ा ही हमारे पास क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरह कल हमने पढ़ लिया था कि कौन से जो हमारे पास कैंसर है वो कैसे स्प्रेड होते हैं। लाइक जो हमारे पास लिवर का कैंसर है वो कैसे होता है। जैसे हमारे पास लिवर का कैंसर ब्लड से होता था, इस तरह स्टमक का कहाँ से होता है, ये सब हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था जो पार्ट 1 का मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आज हमने पढ़नी है इसकी फीचर्स। तो सबसे पहले बिनाइन और मेलिग्नेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिनाइन में हमारे पास क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर में हमारे पास सबसे पहली बात ये होती है कि इसका जो पहला पॉइंट आता है वो ये होता है कि दिस कैंसर इज़ वेल सर्कमस्क्राइब्ड। इसकी मैं आगे आपको बताती हूँ। वेल सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब ये होता है कि ये जो बिनाइन कैंसर होगा ना, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होगा। ठीक है, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होगा, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होगा, ये इधर उधर रोटेट नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, अब ये ब्रेस्ट कैंसर है तो ये हमें यहाँ पे हमने मैस पल्पेट किया है। अब जो ये मैस पल्पेट होगा ना तो ये एक जगह पे फिक्स होगा, इसने सराउंडिंग के एरिया पे आपको फील नहीं होगा। बाकी टिश्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट फील होंगे आपको, लेकिन जो यहाँ पे मैस होगा वो एक ही जगह पे आपको पल्पेट होगा। ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी में आता है ये डिस्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये मैस इन्वेड नहीं करेगा, ये दूसरे टिश्यूज़ के साथ जाके इन्विजन नहीं करेगा, इसका ये मतलब होता है। थर्ड पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आती है, मोबाइल। इसका ये मतलब होता है कि ये इर्द गिर्द आपको राउंड करता, मतलब आपको मूव करता दिखाई देगा। ठीक है, मूव करता दिखाई देगा ये वाला जो बिनाइन कैंसर होगा। इसके ही ऑपोजिट अगर हम बात कर लें मेलिग्नेंट की, तो इमोबाइल होगा। इमोबाइल का मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा कि अगर लेट्स सपोज एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है तो यहाँ पे वो टिश्यू के साथ फिक्स हुआ होगा, वो मूव नहीं कर रहा होगा, वो जो इन्विजन उसने की होगी लेकिन वो टिश्यूज़ के साथ फिक्स हुआ होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है हमारे पास। देखिए अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया कि ये हमारे पास वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास पुअरली होता है। पुअरली का मतलब होता है कि ये हमें एक जगह पे पल्पेट नहीं होगा, ये हमें पूरे ब्रेस्ट में पल्पेशन इसकी फील होगी, हर जगह हार्ड स्टफ मटेरियल हमें होगा, क्योंकि उसने पूरे एरिया को इन्वेड किया होगा, उसने पूरे ब्रेस्ट को कवर किया होगा। और दूसरा, जिस तरह हमने डिस्टेंट पढ़ा था कि इसने इन्विजन की होगी, यहाँ पे ये इन्वेड नहीं हुआ होगा, यहाँ पे ये इन्फिल्ट्रेटिव होगा कि इसने पूरे ब्रेस्ट को कवर किया होगा। तो ये हमारे पास बिनाइन और मेलिग्नेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कैंसर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब लाइक हम लोग इसकी बायोप्सी हम लोग कैसे इसको चेक करते हैं। अगर हम लोगों ने ये फीचर्स नहीं देखे, अगर हम लोगों को ये फीचर्स करने के बाद भी नहीं समझ आती कि यार ये कैंसर हमारे पास बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम देन इसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी के बाद हम लोग इस पोजीशन पे आते हैं कि यार ये मेलिग्नेंट है या बिनाइन है। अगर हमें इसके बाद भी कुछ नहीं समझ आती तो हम इसकी हिस्टोलॉजी पे जाते हैं। हम इसकी जब हिस्टोलॉजी पे जाएंगे तो हम इसकी हिस्टोलॉजी पे फिर डिस्कवर करेंगे, वो आगे मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाती हूँ कि किस तरह हम लोग सारा फीचर्स चेक करेंगे। तो इस हिस्टोलॉजी के बेस पे हम इसके फीचर्स चेक करते हैं कि ये बिनाइन है या फिर ये मेलिग्नेंट है। नेक्स्ट हम लोग इसकी हिस्टोलॉजी फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़े थे, हम यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पढ़े थे कि हम जब बायोप्सी करेंगे तो हमें क्या हिस्टोलॉजिकल फीचर्स मिलेंगे। तो ये बिनाइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से इस तरह दोबारा डिवाइड कर लेती हूँ। तो आप ये बिनाइन का पोर्शन है और ये हमारे पास मेलिग्नेंट का पोर्शन है। बिनाइन में जब हम लोग हमारे पास बायोप्सी करेंगे, जब हम उसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हमें नज़र आएंगे, तो उस हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास जो फीचर होगा वो हमारे पास होगा कि ये जो टिश्यू होगा ये हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। ये वेल ऑर्गेनाइज होगा, लाइक ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज हुआ होगा वो बिल्कुल परफेक्ट एक ही लोकेशन पे होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि सेल है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा और यहाँ ये एक दूसरे से ना मिलता जुलता होगा, लाइक इसके जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ होंगे ना उससे भी ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा।
उसके बाद हमारे पास बिनाइन ट्यूमर में हम जब इसका करते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो हमें कम मिलती है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो कम मिलती है। मतलब कि इस बिनाइन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना उसकी अमाउंट हमारे पास कम होती है, साइटोप्लाज्म की अमाउंट ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म हमारे पास कम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कम होगा, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा। अब हमारे पास तीसरी चीज़ इसमें क्या आ जाती है कि ये हमारे पास इसकी जो माइटोटिक डिवीजन होगी वो माइटोटिक डिवीजन कम होगी। माइटोटिक डिवीजन कम होने का मतलब होगा जो इसकी डिवीजन है, लाइक इसकी डिवीजन कम होगी, ठीक है। ये इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होगा, बिनाइन से ही पता चल रहा है। बाकी हमारे पास जो फीचर आता है उसमें ये आता है कि ये जो अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसे इन्वेड नहीं करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे नहीं जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारे पास बिनाइन के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स थे। अब अगर बात करें मेलिग्नेंट के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की तो क्या होगा, ये डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, ये अपने बाकी के टिश्यूज से डिफरेंट होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो कम होगी, मतलब हमारे पास न्यूक्लियस ज़्यादा होगा और साइटोप्लाज्म कम होगा। इसी तरह इसकी माइटोटिक डिवीजन हमारे पास ज़्यादा होगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा होगा, ये मेलिग्नेंट होगा, ठीक है। मेटास्टेसिस हमारे पास जो प्रोसेस है, ठीक है, ये इसका ज़्यादा होगा। इतनी सी बात समझ आ गई, माइटोटिक डिवीजन ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या होगा कि ये हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसे इन्वेड कर जाएगा। अब आपकी बुक में दो टर्म्स लिखी हुई हैं मेलिग्नेंट में, वो है एक पीलोमॉर्फिज्म और दूसरी है हमारे पास हाइपरक्रोमियासिस। पीलोमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, पीलोमॉर्फिज्म का ये मतलब होता है कि जब सेल की साइज़ और स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट होंगे सेल के, टिश्यू के, वो हमारे पास पीलोमॉर्फिज्म में होगा। और हाइपरक्रोमियासिस में, मैसिया में क्या होगा कि जो सेल का न्यूक्लियस है वो बाकियों से डिफरेंट होगा और अगर जब हम उसकी स्टेनिंग करेंगे तो वो डार्क ब्लू होगा, वो बेसोफिलिक होगा, ठीक है, वो बेसोफिलिक होगा। इसमें साइज और शेप डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर। और दूसरा हाइपोमॉर्फिज्म में क्या होगा, सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो हम जब इसको स्टेन करेंगे तो वो हमारे पास हाईली बेसोफिलिक होगा, सिर्फ बेसोफिलिक नहीं, हाईली बेसोफिलिक। तो ये हमारे पास बिनाइन और मेलिग्नेंट के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स थे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग हिस्टोलॉजी से नेक्स्ट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती थी कि अगर हमें हिस्टोलॉजी से भी नहीं समझ आती कि यार इस बंदे को कौन सा कैंसर हुआ है, ठीक है, तो हम फिर कौन सा टेस्ट करते हैं, हम उसको टेस्ट हिस्टोलॉजी के बाद हम मूव करते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेस्ट में या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ये ज़्यादा सही है, आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री याद रखें, ये टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट बायोमार्कर्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम इंडिकेट कर सकते हैं कि यार ये कैंसर कौन सी टाइप का है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग फिलामेंट्स चेक करते हैं डिफरेंट मार्कर्स में और डिफरेंट स्टेन्स करके। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एपिथेलियल सेल का कैंसर है तो हम उसमें फिलामेंट्स उसके चेक करेंगे, ठीक है। अगर मैं मार्कर से चेक करती हूँ, अगर मुझे उसमें केराटिन पॉजिटिव मिलता है तो इट्स मीन इसको एपिथेलियल सेल का कैंसर है। इसी तरह अगर मैं इसमें चेक करती, अगर मैं न्यूरॉन्स का, मेरे पास न्यूरोलिन कैंसर है तो, और अगर मुझे न्यूरॉन फिलामेंट्स मुझे पॉजिटिव मिले हैं, इट्स मीन कि मेरे पास न्यूरोनल कैंसर है। इसी तरह जब हम प्रोस्टेट कैंसर है, जब हम उसे चेक करते हैं तो फिर हमें PSA से पता करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि यार ये हमारे पास प्रोस्टेट का कैंसर है। इसी तरह अगर हम लोग थायराइड का चेक करें तो हम थायरोग्लोबिन चेक करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि यार ये थायराइड का कैंसर है। अगर हमें इस तरह मेलेनोमा का चेक करना हो, मेलेनिन का, तो हम S100 यूज़ करते हैं और हमें पता चलता है कि यार ये मेलेनिन कैंसर है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको एक क्लिनिकल एग्जाम्पल भी देती हूँ। आपकी ना बुक में, लेट मी शो यू, आपकी बुक में ये देखिए, ये दिए गए हैं, फर्स्ट एड की बुक है ये, इसमें आपको ये देखें, ये सारे मार्कर्स दिए गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, PSA हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज़ होता है, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनालिसिस हमारे पास न्यूरॉन्स के लिए यूज़ होता है, ST-LDH हमारे पास ये टेस्कुलर जर्म सेल्स की ट्यूमर को, ओवरियन ट्यूमर को चेक करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह ये हमारे पास सारे, ये देखें, ये स्टेन्स हैं,
ये आपने सारे खुद पढ़ लेने, ये रट्टे वाला सिस्टम है, ये समझाने वाला सिस्टम नहीं है, बस थोड़ा सा उसको आपने पहले समझ लेना, उसके बाद ये सारा रट्टे वाला सिस्टम है, ठीक है। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं कि एक बंदा है, एक पेशेंट है, ठीक है, वो मेरे पास आया है, वो हॉस्पिटल आया, हमने उसे चेक किया, ठीक है। उसे मैं चेक करती हूँ तो मुझे सारे केमिकल्स मार्कर्स के बाद मैंने उसका पीएसए चेक किया, ठीक है। मुझे ना उसका पीएसए ज़्यादा मिला, तो मैंने हिसाब लगा लिया कि यार इसको ना प्रोस्टेट कैंसर है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले ना, हम लोग बायोप्सी से पहले, ठीक है, हमेशा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो हम अपने पास मार्कर यूज़ करते हैं वो पीएसए होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर ये हमें ज़्यादा मिलता है तो सबसे पहले मैं उसको ट्रीट करूँगी, ठीक है, उसको मेडिकेशन दूंगी। अगर मेडिसिन के बाद 2 महीने बाद आई गेस, या 3 मंथ्स, मुझे मंथ्स नहीं प्रॉपरली याद, 2 थे आई गेस, तो अगर उसके बाद मुझे पीएसए नॉर्मल मिलता है, ठीक है, तो मैं कम हो जाता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार कैंसर थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन उससे अगले 2 महीने बाद ही जब मैं दोबारा टेस्ट करती हूँ और मुझे पीएसए पॉजिटिव और ज़्यादा मिलता है, मतलब और इंक्रीज़ मिलता है, तब मुझे लगेगा यार ये सीन बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग के बाद, उसके बाद फिर मैं उसका क्या डायग्नोस्टिक मेथड करूँगी। डायग्नोस्टिक मेथड में हमेशा हम बायोप्सी यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले स्क्रीनिंग मेथड होता है, सबसे पहले हम मार्कर्स देखते हैं, उसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जाते हैं, जो कि फिर हमारे पास आगे बायोप्सी होती है। थायराइड में भी सेम यही सारा प्रोसेस होता है, हम लोग पहले सीरम मार्कर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग बायोप्सी करते हैं, ठीक है। मतलब लाइक थायराइड में हम T3, T4, TSH ये सब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया था बायोप्सी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ग्रेडिंग के बारे में। ग्रेडिंग क्या होती है? अच्छा, अब आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी किसी कैंसर के पेशेंट की रिपोर्ट्स देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे उन्होंने ग्रेडिंग दी होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेडिंग और स्टेजेस में डिफरेंस होता है। ग्रेड में क्या होता है कि आपने देखना होता है कि ये जो स्टेज है, ठीक है, वो एक दूसरे से कितनी डिफ्रेंशिएट करती है। ये हमारे पास ना डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज ये एक फिर हम लोग ले लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर की एग्जांपल। ये हमारे पास एक ब्रेस्ट कैंसर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है, हमारे पास ये कह लें कि मैस पल्पेट हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि वो अपने इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ हैं उनसे कितना रिजेंबल करता है। अगर वो उनकी तरह सेम हुआ तो ये तो बिनाइन हो जाएगा हमारे पास, दूसरा ये लो ग्रेड का होगा, ठीक है। और अगर वही सेल इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को भी उसने लिया हुआ, ठीक है, और इर्द गिर्द के टिश्यूज़ के साथ मैच ना हुआ, जिसे आप कह सकते हैं, जिससे कहेंगे हम लोग हाई ग्रेड। हाई ग्रेड मतलब ये मेलिग्नेंट है, मतलब आपने ये कहना है कि ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा सेल एक दूसरे से कितना डिफरेंट है, ठीक है। उसमें फिर हम लोग ये उसकी क्या हो जाती है, जब हमारे पास लो होता है तो उसकी जो हमारे पास प्रोग्नोसिस होती है वो अच्छी होती है, और हाई में फिर हमारी उसके पास जो प्रोग्नोसिस होती है वो अच्छी नहीं होती। मतलब हम इसमें देखते हैं कि एक दूसरे से कितना उसकी जो हमारे पास ग्रेड है ना वो क्या आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आ रही है चीज़ स्टेज, दूसरी आ जाती है स्टेज। फिर आपने कैंसर्स के पेशेंट्स को देखा होगा, उन पे होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। हम लोग कहते हैं स्टेज 2 तक अगर स्टेज 1 पे हो तो उसको क्योर करना ईजी होता है, अगर स्टेज 4 पे तो उसको क्योर करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम एक मेजर यूज़ करते हैं TNM। T का मतलब होता है ट्यूमर साइज़, और दूसरा N का मतलब होता है कि ये कितना स्प्रेड हो गया, और M का मतलब होता है मेटास्टासिस, कि कितना ये स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। मतलब कि ये कि ये कितना मेलिग्नेंसी की तरफ जा चुका है या नहीं जा चुका। इसमें हम लोग जो चेक करते हैं ना, ये हम लोग लिम्फ, जो हमारे पास स्टेजेस होते हैं ना, वो हम लोग लिम्फ नोड के थ्रू चेक करते हैं। तो हम लोग मोस्टली अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि हम लोग कैसे कैंसर्स को चेक करते हैं कि वो कौन सी किस पोजीशन में है, तो हम लोग वो स्टेजेस पे चेक करते हैं। स्टेजेस में हम लोग लिम्फ नोड से स्टेज चेक करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कैंसर की कौन सी स्टेज है, ठीक है। अब ये आपका कार्सिनोजेनेसिस का टॉपिक था, जो आपके फर्स्ट एड में और पैथोमा के लिए और NRE के लिए, USMLE के प्लैब्स के लिए, AMC के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। हमने इसमें क्या पढ़ा, जो लास्ट वाली थी वीडियो, उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसकी इन्विजन पढ़ी, उसके सारा मैकेनिज़्म पढ़ा। इसमें हमने फिर ये पढ़ा कि फ़ीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, फ़ीचर्स क्या होते हैं। हमने फिर ये पढ़ा कि हम लोग उसकी स्क्रीनिंग वगैरह कैसे करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा इसकी ग्रेडिंग कैसे होती है। फिर हमने इसकी स्टेजेस पढ़ी, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई भी बात नहीं समझ आई तो मुझसे कमेंट्स में
जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारी पैथो जो एनएलई के लिए इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमारे पास क्लियर हो गई है। कल से मैं आप वीडियो अपलोड्स कर लूँगी एंडो में, जिसकी इसके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, पैथोलॉजी, फार्मा हम लोग सबसे एंड पे करेंगे। अब ये मैंने इसका सिलेबस वगैरह डाउनलोड किया हुआ है। ये एनआरई, ये यूएसएमएलई के हैं, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके एनआरई का भी सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल से एंडोक्राइन में स्टार्ट कर दूंगी और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा बुक से, ठीक है। कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।